अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मोल। लास्ट आपने टॉपिक में एवोगाड्रोस नंबर का पढ़ा, ठीक है। उसी की नेक्स्ट जो टर्म है उसी से रिलेट करती है मोल, ठीक है। तो मोल जो है ये कह लें एक सीक्रेट टॉपिक है। इसका समझना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी भी है। और अगर आप लोग आगे एफएससी में और बाकी जो आपकी हायर क्लासेस हैं उसमें इस टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसका जो है ना आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मोल्स क्या हैं? सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है। इस पे मैंने लास्ट टॉपिक पे भी जो है वो बात की थी। कोई भी सब्सटेंस है उसमें इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया था इसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स तीनों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कह लें कि एक डेफिनेशन है, सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। वो क्या होगा? मोल। अब इसको एग्जांपल्स के साथ जो है, और ये पार्टिकल्स क्या हैं और ये जो आपके पास एक वैल्यू है ये एक्चुअली कितनी जो है इसकी क्या वर्थ है, कितना ये जो है इसको हम किस तरह से देखते हैं कि ये कितने पार्टिकल्स हैं। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं इन एग्जांपल्स के साथ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि 1 डजन जो है वो 12 पार्टिकल्स के इक्वल है। 1 दर्जन अंडे जो हैं वो, अगर आपके पास 12 अंडे हैं या 12 जो है वो बनानाज हैं, तो वो किसके इक्वल आएंगे? 1 डजन के, 1 दर्जन के। आपके पास 12 आए हैं लेकिन वैल्यू क्या है? आप क्या कह रहे हो कि ये 1 डजन है, यानी 1 दर्जन है। और उस 1 दर्जन में कितने पार्टिकल्स हैं? 12 पार्टिकल्स हैं। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं अगर आप देखो तो इसको मैं इक्वल कर रही हूँ। जैसे 1 दर्जन जो है वो 12 पार्टिकल्स के इक्वल है, तो 1 मोल जो है वो इक्वल होगा 6.02 10⁻23। चलो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि 1 मोल इक्वल है इतने पार्टिकल्स के। जिस तरह 1 दर्जन जो है वो इक्वल है 12 पार्टिकल्स के, तो इसी तरह 1 मोल जो है वो इक्वल होगा इतने पार्टिकल्स के। जैसे अगर आप कहते हो कि ये चीज़ 1 मोल है तो अंडरस्टूड है कि उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। जैसे अगर आप कह देते हो कि 1 दर्जन है चीज़, ये चीज़ या ये अंडे या ये केले जो हैं वो 1 दर्जन है, तो उसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप काउंट करो कि उसमें वाकई 12 1 दर्जन बोल दिया है, इट्स मीन ये अंडरस्टूड है कि उसमें 12 पार्टिकल्स होंगे। अगर आपने 1 मोल बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। तो ये पार्टिकल्स आखिर कितनी इनकी वर्थ है, क्या ये चीज़ है, इसको अब देखते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस के आप लोग इतने पार्टिकल्स लो, अगर किसी भी सब्सटेंस के, तो वो इतने पार्टिकल्स आप लेते हो तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के, ठीक है। अगर आप कहते हो कि ये चीज़ जो है ना इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी, मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस का बताया था कि अगर आपके पास इतनी इसमें इतने नंबर ऑफ ग्राम्स हैं तो वो आपके पास इतने पार्टिकल्स इक्वल होंगे 1 मोल के। ये पार्टिकल्स हैं कितने? अगर अब इसको देख के लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इसमें इतने पार्टिकल्स नहीं हैं या क्या, कितने पार्टिकल्स हैं। अगर आपके पास, इसकी मैं वैल्यू बता रही हूँ कि अगर आपके पास पूरी दुनिया के लोग 11 साल तक नॉन स्टॉप काउंट करते रहे तब भी इनको काउंट नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो 11 साल तक मतलब इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, ये इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कि अगर पूरी दुनिया के लोग नॉन स्टॉप 11 साल तक इसको काउंट करने में लगे रहे तब भी इसको काउंट नहीं कर सकते। तो हम इसे ऐसे ही नहीं कहते कि ये 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया इसकी कि इसकी वर्थ कितनी है, कि कितना इसको आप लोग काउंट कर सकते हो। तो मोल यूज़ किस लिए किया जाता है केमिस्ट्री में, क्या इसका जो है रोल है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि रोल इसका क्या है। कि केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स को मेजर करने के लिए बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है कि रिएक्टेंट्स किस तरह से जो है वो रिएक्ट करेंगे, उसका यूज़ क्या है। रिएक्टेंट्स क्या हैं वो देख लें। मैं आपके सामने एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँगी। आपके पास मोल को, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने किया 1 मोल, यहाँ पर 1/2, ठीक है।
अब ये मोल्स को क्या काउंट करना पॉसिबल है? क्या मोल को काउंट कर सकते हो? तो मोल को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए हमने इसको रिलेट किया इसके मैसेज के साथ। मैसेज के साथ किस तरह से रिलेट किया? मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास कहा था कि किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास जब आप लोग फाइंड आउट करते हो इन टर्म्स ऑफ इन ग्राम्स, ठीक है, तो उसको जो है ना, ये मोल्स को, मोल्स की जगह हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो है ना, मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ मैस 1.008 ग्राम, ठीक है। अब ये आपके पास 8 ग्राम जो है, इसी को इक्वल कर देंगे किसके? 1 मोल के। यानी हमने रिलेट कर दिया मोल को किसके साथ? इसके मैस के साथ, क्योंकि मोल को जो है वो हम काउंट नहीं कर सकेंगे यहाँ पर क्या मोल्स हैं कितने हैं, तो उसको मोल को हमने रिलेट किया है किसके साथ? किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल के, या किसी भी आयोनिक कंपाउंड के मैसेस के साथ उसको रिलेट कर दिया है, वो उसके इक्वल होगा। अब जो लास्ट टाइम आपने टॉपिक किया था, मैंने आपको करवाया था ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर मेरे पास है, ये देखें, इस तरह से मैंने आपको करवाया था कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इक्वल होगा किसके? 1.008 ग्राम। तो ये आपके पास एक हाइड्रोजन का किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। इसी तरह कार्बन का करवाया था, कार्बन का एक जो है वो एटॉमिक मास यहाँ पर आपके पास है, इसको भी ग्राम में रिप्रेजेंट किया था आपने, तो ये 1 कार्बन का कितने किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। अब 1 मोल मीन्स कि इसके अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो मॉलिक्यूल का भी आप इसी तरह से करेंगे, जैसे H2O का आपने किया था 18 ग्राम के, आपने आयनिक कंपाउंड का किया था 58.5 ग्राम के इक्वल किया था, तो वो एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल या एक आयनिक कंपाउंड का जो भी आपके पास मैस आएगा वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। किसके इक्वल होगा? 1 मोल के, ठीक है। तो मोल ये चीज़ इसको कहते हैं। तो मोल यहाँ पर ये है और इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिस तरह एक दर्जन में इतने पार्टिकल्स हैं, इसको अगर आप लोग काउंट करते हुए आपके पास वैल्यू इससे थोड़ी सी कम आ जाए या इससे थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, तो आप इसके इक्वल उसको नहीं कर सकते, ना ही वो 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल के इक्वल करने के लिए आपके पास इतने पार्टिकल्स का होना, इसके इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको जो है वो अच्छी तरह से याद करें, बल्कि इसको समझने की कोशिश करें, समझें इसे, बार बार सुने कि क्या चीज़, क्या बात की गई है इसमें। और जब तक आप पीछे से जितने टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, आपको नेक्स्ट टॉपिक की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं। तो पीछे से जितने टॉपिक हैं उनको गौर से सुने, उन्हें गौर से समझें, उसके बाद ही आपको इसकी समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।